रात के 11 बजे जानवी एक बड़े से आलीशान कमरे में बेड पर दुल्हन के अवतार में अकेली बैठी थी। इतनी जोरों की भूख लगी है, कब खाना मिलेगा मुझे यहाँ। तभी कमरे में जानवी की छोटी ननंद पायल आती है। भाभी क्या कर रही हो? पायल, क्या तुम मुझे थोड़ा खाना लाकर दे सकती हो? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे भाभी, इस घर में खाना रात के 12 बजे खाते हैं, इसलिए खाना तो आपको 12 बजे ही मिलेगा। उससे पहले कोई खाना नहीं खाता इस घर में। क्या रात के 12 बजे खाना खाते हैं? जी भाभी। पायल बाहर चली जाती है। बड़े अजीब लोग हैं, भला रात के 12 बजे कौन खाना खाता है? कितनी भूख लगी है, क्या खाऊं अब? वहाँ कमरे में टेबल पर मिठाई के कुछ डब्बे रखे हुए थे। अरे वाह, मिठाई! तभी जानवी कमरे में रखी मिठाइयाँ खाने लगती है। जानवी आज ही शादी करके इस घर में आई थी। करीब रात के 12 बजे जानवी को नींद लग चुकी थी। तभी कमरे में उसका पति निखिल आता है। अरे जानवी, उठो। जानवी, उठो जानवी। जानवी नींद से जाग जाती है। जानवी चलो, बाहर सब खाने के लिए तुम्हारी राह देख रहे हैं। जानवी निखिल के साथ कमरे से बाहर आती है। जानवी का ये ससुराल काफी बड़ा और आलीशान है। बाहर जानवी के सास ससुर सुमित्रा, राकेश, देवर संदीप और दो ननंद पायल, अनुजा, ये सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और सामने काफी सारे पकवान रखे हुए थे। आजा बहू, हम सबके साथ बैठकर खाना खा। जानवी सबके साथ बैठकर खाना खाने लगती है। रात के 12 बज रहे थे। कितनी लकी हूँ ना मैं कि मुझे इतना प्यार करने वाला इतना प्यारा ससुराल मिला। सब जानवी को काफी सारा खिला देते हैं। रात के 1 बजे जानवी कमरे में टहल रही थी। क्या हुआ जानवी? वो मैंने खाना ज्यादा खा लिया ना, तो पेट में दर्द हो रहा है। मुझे रात को जल्दी खाने की आदत है ना, इसीलिए देर से खाना खाया तो परेशानी हो रही है। थोड़े समय बाद जानवी सो जाती है। अगले दिन सुमित्रा जानवी को 8 बजे नींद से जगा देती है। बहू, जा सबके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था कर दे। सुमित्रा वहाँ से चली जाती है। रात को ठीक से नींद भी पूरी नहीं हुई, कितनी मचलाहट हो रही है मुझे। थोड़े समय बाद जानवी फ्रेश होकर रसोई में आती है और सबके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था करने लगती है। अब देर से सोने पर और ज्यादा खाने से जानवी का पेट खराब हो जाता है। उसे खट्टी खट्टी डकारें आने लगती है। आहा, कितनी खट्टी डकारें आ रही है मुझे। लगता है कल रात को देर से खाना खाने से मेरा पेट खराब हो गया। थोड़े समय बाद चाय नाश्ता करके राकेश, संदीप और निखिल अपने काम पर चले जाते हैं। राकेश की उसी शहर में एक कंपनी थी जिसे तीनों पिता बेटे मिलकर चलाते हैं। जल्दी से जाकर पेट दर्द की दवा ले लेती हूँ। जानवी पेट दर्द की दवा लेकर अपने कमरे में बेड पर लेट जाती है। कितनी नींद आ रही है, थोड़ी देर सो जाऊं क्या? वैसे भी अब कुछ काम तो है नहीं। तभी कमरे में अनुजा आती है। भाभी, हमें कॉलेज जाना है, हमारे लिए टिफिन बना दीजिए। जानवी रसोई में आती है और दोनों ननद के लिए टिफिन बनाने लगती है। अब इसी तरह जानवी सारा दिन बर्तन धोना, सफाई करना, कपड़े धोना, ये सब काम करती रही और इन्हीं सब में रात के 8 बज जाते हैं। 8 बज गए, चलो खाने की व्यवस्था कर देती हूँ। जानवी रसोई में जाने लगती है। कहाँ जा रही है बहू? माँ जी, रात के खाने की व्यवस्था करने जा रही हूँ। बहू, अभी तो केवल 8 ही बजे है, इतनी जल्दी खाना बनाएगी तो खाना ठंडा हो जाएगा। अभी रहने दे, खाना 10 बजे बनाना। रात के 10 बज चुके थे। जानवी को अब नींद आ रही थी। कितनी नींद आ रही है मुझे। मेरे मायके में तो हम 8 बजे खाना खाकर इस समय तक सो भी जाते थे और यहाँ तो अभी तक खाना ही नहीं बना। तभी जानवी रसोई में आकर खाने की व्यवस्था करने लगती है। अब नींद पूरी ना होने पर जानवी को लगातार जी मिचलाहट हो रही थी। मुझसे तो खड़ा भी नहीं रहा जा रहा। अब थोड़े समय बाद खाना बनकर तैयार हो जाता है। रात के 12 बजे जानवी सबको खाना लाकर देती है। सब खाना खाने लगते हैं, बस जानवी ही खाना नहीं खा रही थी। क्या हुआ बहू, तू खाना क्यों नहीं खा रही है? माँ जी, मेरा मन नहीं है। थोड़े समय बाद जानवी कमरे में आती है तो पेट खराब होने से उसे उल्टियाँ होने लगती हैं, जिसके बाद जानवी पूरी रात उल्टियाँ और पेट खराब होने के कारण सो नहीं पाती। अब ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। रात को देर से खाना खाने और सही से नींद पूरी ना होने पर जानवी काफी कमजोर हो जाती है। रात के 10 बजे जानवी रसोई में खाना बना रही थी। तभी नींद और कमजोरी के कारण उसे चक्कर आने लगते हैं। कितने चक्कर आ रहे हैं मुझे, क्या करूं मैं इन घर वालों का? जानवी जैसे तैसे खाना बनाने लगती है। कुछ दिन बाद एक दिन जानवी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। वो कमरे में जिंदा लाश की तरह पड़ी थी। जानवी, चलो ना हम डॉक्टर के पास जाकर आते हैं। तभी वहाँ पर सुमित्रा आती है। अरे निखिल बेटा, इतनी इतनी बातों के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाते। मैं बहू को काढ़ा पिला देती हूँ, वो ठीक हो जाएगी। सुमित्रा अलग अलग चीजों का काढ़ा बनाकर जानवी को पिला देती है। आह, कितना कड़वा काढ़ा था ये। इससे तो अच्छा मुझे माँ जी जहर ही पिला देती। बहू, अब तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी।
चल उठ और घर की सफाई कर दे। जानवी इसी हालत में घर में सफाई करने लगती है। अगले दिन जानवी के ससुराल में जानवी की सहेली साक्षी आती है। अरे जानवी, तू तो कितनी दुबली और कमजोर हो गई है। तेरे ससुराल वाले क्या तुझ पर जुल्म कर रहे हैं क्या? क्या हालत हो गई है तेरी? क्या बताओ यार तुझे साक्षी, ये लोग ना मुझे चैन से सोने नहीं दे रहे, ना ही चैन से खाने पीने दे रहे। अपने यहाँ हम रात को 8 बजे खाना खाकर 10 बजे तक 2-3 नींद ले लेते थे, पर यहाँ तो रात के 12 बजे सब खाना खाते हैं। जानवी सारी परेशानियों के बारे में साक्षी को बताती है। क्या बड़ा अजीब ससुराल है यार तेरा तो। भला रात के 12 बजे कौन खाना खाता है? हाँ ना यार, परेशान हो चुकी हूँ मैं यहाँ। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ मैं। अगर मैं कुछ महीने और यहाँ रही ना तो सच कह रही हूँ मैं तो मर ही जाऊंगी यहाँ। अरे नहीं नहीं, ऐसा ना बोल, मरे तेरे दुश्मन। तो क्या करूँ मैं साक्षी? जानवी की परेशानियां सुनकर साक्षी भी दुखी हो जाती है। अब तो एक ही रास्ता है तेरे ससुराल की इस हरकत को बदलने का। मेरी बात ध्यान से सुन। साक्षी जानवी को कुछ बताने लगती है। थोड़े समय बाद साक्षी वहाँ से चली जाती है। अगर साक्षी का बताया ये नुस्खा काम कर गया तो मेरी तो सारी परेशानी ही दूर हो जाएगी। रात के 10 बजे जानवी रसोई में आकर खाना बनाने लगती है। भगवान जी मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं ऐसा करना तो नहीं चाहती, पर क्या करूं, मैं मजबूर हूँ। रात के 12 बजे सब एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे, बस जानवी ही खाना नहीं खा रही थी। थोड़े समय बाद सब खाना खाकर अपने कमरे में चले जाते हैं। राकेश, सुमित्रा अपने कमरे में थे। तभी राकेश के पेट में दर्द होने लगता है। अरे बाप रे, मेरे पेट में ये गुड़गुड़ कैसे शुरू हो गई? राकेश दौड़ता हुआ शौचालय में भाग जाता है और सुमित्रा के पेट पे भी गुड़गुड़ होने लगती है। अरे ये क्या हो रहा है मुझे? सुमित्रा दौड़ते हुए शौचालय के पास आती है। राकेश जी जल्दी उठिए, मेरा पेट। सुमित्रा का पेट दर्द तेज होता जा रहा था। तभी राकेश बाहर आता है तो सुमित्रा अंदर चली जाती है। बार बार शौचालय जाने लगे। अगले दिन जानवी साक्षी के भाई अमित को नकली डॉक्टर बनाकर अपने ससुराल बुलाती है। डॉक्टर साहब, कल से सबके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अमित सबका चेकअप करता है। ओह, ये तो समस्या हो गई। क्या हुआ डॉक्टर साहब? आप सब रात को खाना कब खाते हो? रात के 12 बजे। यही तो समस्या है। हमें जीवन में कभी भी इतनी देर रात को खाना नहीं खाना चाहिए। इससे हमारा शरीर का डेवलपमेंट पूरी तरह से रुक जाता है और हम तरह तरह की बीमारियों के शिकार बन जाते हैं। अभी बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब, अभी कोई दवा दे दीजिए हमें। दवाई देकर मैं आपका दर्द तो हटा दूंगा, पर अगर फिर भी आप देर रात को खाना खाने लगे तो आप सबके लीवर खराब हो जाएंगे और आपकी जान भी जा सकती है। ये सुनकर सबकी होश उड़ जाते हैं। इसीलिए अब से आप सब रोज रात को 8 बजे से पहले ही खाना खा लिया करो। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, 8 बजे तो क्या, अब से हम 7 बजे ही खाना खा लिया करेंगे। अमित वहाँ से चला जाता है। वाओ, साक्षी का उपाय तो सच में काम कर गया। फाइनली अब मुझे देर रात तक खाना बनाने और खाने से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। साक्षी ने जानवी से कहा था कि तू तेरे ससुराल वालों को खाने में पेट खराब होने की दवा मिलाकर खिला दे। जब सबका पेट खराब हो जाएगा तो सब खुद ही रात को देर से खाना खाना बंद कर देंगे। और उसके बाद जानवी ने ऐसा ही किया। अब जानवी अपने ससुराल में रात को जल्दी खाना बनाकर सबके साथ 8 बजे ही खाना खाने लगी और जल्दी सोने लगी, जिसके बाद जानवी को आराम भी अच्छे से मिलने लगा और वो खाना भी सही से खाने लगी और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी। गरीब पायल उड़ानपुर गांव में अपने छोटे से घर में अपने गरीब माता पिता हरिया, मीनाक्षी और छोटी अपाहिज बहन राधिका के साथ रहती है। हरिया उसी गांव में दूसरों के खेतों में मजदूरी करता है और मीनाक्षी घर में अपनी पुरानी सिलाई मशीन पर लोगों के कपड़े सिलाई का काम करती है। एक शाम, पायल खाने की व्यवस्था कर दे, तेरे बाबा आते ही होंगे। पायल मिट्टी के चूल्हे के पास खाना बनाने बैठ जाती है। थोड़े समय बाद हरिया एक आदमी के साथ घर आता है। अरे शामू भाई, आप? मीनाक्षी, शामू भाई हमारी पायल के लिए एक रिश्ता लेकर आए हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है जी। लड़के का नाम अरुण है, जो पास के ही गांव में अपने माता पिता के साथ रहता है और वो एक कारखाने में काम करता है। तीनों आपस में बातें करने लगते हैं। अगर मेरी शादी हो गई तो मेरी पढ़ाई का क्या होगा? मैं 3 दिन बाद लड़के वालों को लेकर आपके घर आऊंगा, फिर हम आपस में बैठकर रिश्ते की बातचीत कर लेंगे। शामू वहां से चला जाता है। बाबा, आप क्यों इतनी जल्दी मेरी शादी करवा रहे हो? मुझे अभी पढ़ाई करना है। बिटिया, पढ़ाई करके क्या कर लेगी तू? शादी के बाद तो तुझे घर गृहस्थी ही संभालनी है ना।
पायल का रंग काफी सांवला था। वो इस समय ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। अगले दिन पायल रोज की तरह अपनी दो अमीर सहेलियां रिया और नेहा के साथ उसी गांव के कॉलेज में आती है। नेहा रिया पायल की बचपन की सहेलियां हैं। तभी पायल उन्हें अपने रिश्ते के बारे में बताती है। कॉन्ग्रेचुलेशंस पायल, यार मुझे अभी शादी करनी ही नहीं है, मुझे आगे पढ़ाई करनी है। इसका मतलब तू हमसे दूर हो जाएगी पायल। ये तीनों सहेलियां एक दूसरे की जान है। ये हर मोड़ पर एक दूसरे का साथ निभाती आ रही हैं। 2 दिन बाद पड़ोस के गांव का गरीब मनोहर अपनी पत्नी शांति और बेटे अरुण के साथ पायल के घर आता है। हमें पायल पसंद है और हम 8 दिन बाद ही बच्चों की शादी करवाना चाहते हैं। ये तो काफी कम समय है बहन। ये हमारे खानदान की परंपरा है। हमारे खानदान में जितने भी लोगों की शादी हुई है वो रिश्ता तय होने के 8 दिन बाद ही हुई है। इसीलिए हम अरुण की भी शादी 8 दिन बाद करवाना चाहते हैं। ये लोग तो 8 दिन बाद ही शादी करवाने की बात कह रहे हैं। अब क्या करूं? दोनों परिवार में बातचीत का सिलसिला चलता रहा। 8 दिन बाद हरिया अपनी बेटी पायल की शादी करवा देता है। शादी में मीनाक्षी पायल को अपनी सिलाई मशीन दे देती है। शादी की पहली रात पायल पास के गांव में अपने छोटे से ससुराल में अपने कमरे में बैठी थी। एक बार अरुण जी से बात करके देखती हूँ, शायद वो मुझे आगे पढ़ाई करने की अनुमति दे दे। थोड़े समय बाद अरुण कमरे में आता है। नहीं पायल, मैं तुम्हें आगे पढ़ाई करने की अनुमति नहीं दे सकता। क्यों अरुण जी? पायल, मेरे बाबा एक बीमारी से जूझ रहे हैं और माँ को डायबिटीज है और मेरी कमाई देखो इतनी कम। मैं बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का गुजारा चला पाता हूँ। अगले दिन शाम को अरुण अपने दोस्त महेश के साथ कारखाने से बाहर आता है। चल भाई अरुण, मैं क्लब जा रहा हूँ। यार महेश, तू ये जुआ मत खेला कर। अरे जुआ इंसान को बर्बाद कर देता है। बिल्कुल नहीं भाई, जुआ खेल कर तो मैंने अपना 3 लाख रुपए का कर्ज चुकाया है। कारखाने से हमारी कमाई कितनी कम होती है तुझे पता है? मैं रोज के जुए में हजारों रुपए जीत रहा हूँ। क्या बात कर रहा है? अब 200 रुपए में कहाँ परिवार का गुजारा हो पाता है। इसीलिए मैं जुए में पैसे जीतकर सही से अपने परिवार का गुजारा चला पाता हूँ। महेश वहां से चला जाता है। अगर मैं भी जुआ खेलकर पैसे जीतने लगा तो हमारी गरीबी भी जल्दी दूर हो जाएगी। तभी अरुण जुआ खेलने क्लब में आता है। थोड़े समय बाद वो जुए में 10,000 रुपए जीत जाता है। अरे वाह, मैं तो 10,000 रुपए जीत गया। अब अरुण और जुआ खेलने लगता है और थोड़े समय बाद वो जुए में जीते हुए सारे पैसे हार जाता है। मैं तो सारे पैसे हार गया। अरुण घर आता है। जी, इतना समय कैसे लगा आपको आने में? वो कारखाने में ज्यादा काम था। माँ, मैंने आपको पैसे दिए थे, उनमें से कुछ पैसे दीजिए ना मुझे। वो महेश को पैसे चाहिए। शांति अरुण को 1,000 रुपए देती है और अरुण वो पैसे लेकर बाहर जाने लगता है। जी, कहाँ जा रहे हैं आप? खाना तो खा लीजिए। मैं आकर खा लूंगा खाना। मैं महेश को ये पैसे देकर आता हूँ। अरुण पैसे लेकर वापस क्लब में आता है और फिर से जुआ खेलने लगता है। तभी वो सारे पैसे हार जाता है। अब ये सिलसिला हर दिन चलता रहा। इतना ही नहीं, अब जुए के साथ वो शराब भी पीने लगता है। एक रात अरुण शराब के नशे में धुत सड़क से घर की ओर पैदल जा रहा था। तभी पीछे से एक तेज रफ्तार ट्रक आकर अरुण के दोनों पैर अपने नीचे कुचल कर चला जाता है। कुछ दिनों बाद मना करता था मैं अरुण को कि शराब मत पी, पर अरुण तो मेरी सुनता ही नहीं था। अब कैसे होगा हमारे परिवार का गुजारा? अब कैसे जी पाएंगे हम भगवान जी। माँ जी, मैं घर में रहकर सिलाई का काम करूँ क्या? बहू, तुझे कौन देगा सिलाई का काम? इस गांव में तो तुझे कोई जानता भी नहीं है। कोशिश करके देखते हैं माँ जी। अब जीवन का गुजारा करने के लिए कुछ तो करना ही होगा ना। बहुत सही कह रही है शांति। मैं भी कारखाने में अपने लिए कोई काम देख कर आता हूँ। अरुण के साथ हुए हादसे के बाद उसके परिवार की आर्थिक स्थिति और भी ज्यादा खराब हो। कुछ दिन बाद पायल के पास अब कुछ लोग कपड़े सिलाने आने लगे। एक रात पायल घर में मशीन पर कपड़े सी रही थी। अरे बहू, सो जा, दोपहर से एक जैसे तू सिलाई कर रही है। माँ जी, साधना काकी की बेटी की परसों शादी है और उन्हें कल तक ये कपड़े चाहिए। आप सब आराम कीजिए, थोड़ी देर बाद मैं भी सो जाऊंगी। तभी गांव की निवासी साधना एक लहंगा लेकर वहां आती है। पायल बहू, ये लहंगा मेरी बेटी की शादी का लहंगा है। ये लहंगा मेरी बेटी को थोड़ा ढीला हो रहा है, तो तू इसे थोड़ा सा फिट कर देगी? इतना कहकर साधना वहां से चली जाती है।
पायल उस लहंगे को टेबल पर रखकर सो जाती है। तभी घर में कई सारे बड़े बड़े चूहे आ जाते हैं और वो उस लहंगे को कुतरने लगते हैं। करीब पूरी रात उस लहंगे को कतर कर वो चूहे उस लहंगे को पूरा खराब कर देते हैं। अगली सुबह जब पायल और सब उस लहंगे को देखते हैं, अरे ये लहंगा कैसे खराब हो गया? अरे इस लहंगे को तो चूहे ने कुतर दिया बहू, तुझे लहंगा टेबल पर रखने की क्या जरूरत थी? अब क्या करे माँ जी, ये लहंगा तो काफी कीमती लगता है और कल ही साधना काकी की बेटी की शादी भी है, उसे कल ही ये लहंगा पहनना है। अब हम गरीब कहाँ से लाएंगे इतना कीमती लहंगा? लहंगे की हालत देखकर सब बेहद घबराने लगते हैं। तभी साधना वहां आती है। अरे ये क्या कर दिया तूने बहू, इतना कीमती लहंगा तूने खराब कर दिया। काकी जी वो देख, मेरी बेटी की शादी है और उसे ये लहंगा कल पहनना है, तू कुछ भी करके मुझे लहंगा लाकर दे बहू। काकी जी मुझे माफ कर दो। अरे ये लहंगा पूरे 40,000 रुपए का है, मुझे शाम तक मेरा लहंगा मिल जाना चाहिए, समझी? साधना वहां से चली जाती है। अब इतनी जल्दी इतना कीमती लहंगा लाना पायल और उसके ससुराल वालों के लिए नामुमकिन सा था। शाम का समय, अब साधना बहन आएगी और पूरे मोहल्ले में हमारा तमाशा बनकर रह जाएगा। ये सब मेरी गलती है, ना मैं वो लहंगा लेती और ना ये सब होता। पायल बेतहाशा रोए जा रही थी। तभी उसकी बचपन की सहेलियां रिया, नेहा वहां पर आती हैं। पायल क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? तभी पायल अपनी सहेलियों को सारी बात बताती है। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ तेरे साथ पायल। अब ऐसा ही दूसरा लहंगा मैं कहाँ से लाऊं रिया? अरे रो मत पायल, हम है ना तेरी सहेलियां, हम ले आते हैं ऐसा ही दूसरा लहंगा। तू बिल्कुल चिंता मत कर, आज साधना काकी को उनका लहंगा जरूर मिलेगा। चल रिया। दोनों सहेलियां वहां से चली जाती हैं। करीब 1 घंटे बाद रिया, नेहा सेम वैसा ही दूसरा लहंगा लेकर पायल के घर आती हैं। पायल देख, हम ले आए लहंगा। अरे वाह, ये तो वैसा ही लहंगा है। तभी साधना वहां आती है तो पायल उसे वो लहंगा दे देती है। साधना वो लहंगा लेकर वहां से चली जाती है। अब बेटियों, हम तुम दोनों का यह एहसान कैसे चुका पाएंगे? तुम नहीं जानती कि तुमने हमारी कितनी बड़ी परेशानी दूर कर दी है। रिया, नेहा, मैं जीवन भर तुम दोनों की आभारी रहूंगी। अरे हमने तुझ पर कोई एहसान नहीं किया है, ये करना तो हमारा फर्ज था, आखिर हम सहेलियां जो ठहरे। तभी दोनों सहेलियां पायल को कई सारे पैसे देकर वहां से चली जाती हैं। जिसके बाद पायल उन पैसों से एक कपड़ों की दुकान खरीद लेती है और सिलाई के काम के साथ साथ कपड़े बेचने का भी काम करने लगती है और कमाई करके अपने ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है।